हैं तो 81 सीटें, छोटा राज्य। छोटे राज्यों में हमने अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखा है। महाराष्ट्र की सियासत देखिए, बड़ा राज्य है, ज़्यादा सीट्स हैं। इसके बावजूद झारखंड पर सभी लोगों की नज़र बनी हुई है। इसके बहुत सारे मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। आप देखिए किस तरह के बयान आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा विस्तार से आपको बताएंगे। हेमंत सोरेन बहुत ताज़ा बयान में कहते हैं तीर कमान निकाल लो, गिद्धों को गिराना है। इस तरह के बयान भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि देखिए आप कैसे 1 दर्जन मुख्यमंत्रियों को उतार दिया गया है। हालांकि स्टार प्रचारकों का अपना महत्व होता है। झारखंड की ये जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प इस बार नजर आ रही है। इसमें तमाम हथकंडे आप राजनीति के देखेंगे। इस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जुबानी जंग चरम पर चल रही है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से रैलियों के जरिए बीजेपी पर वार किया जा रहा है, तो वहीं इस बार झारखंड का ये जो दंगल है, इसमें बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को उतार दिया है। पहले जहां शाह की हुंकार सुनाई दी, तो वहीं सोमवार को पीएम मोदी ने विपक्ष पर मारक वार किया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए ताबड़तोड़ रैलियां की और औरंगजेब से लेकर बटेंगे तो कटेंगे वाला वार विपक्ष पर किया। आपको याद होगा, हम इस पर बड़ा डिटेल में बातचीत कर चुके हैं कि इस बार हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो दोनों ही राज्यों में हम देख रहे हैं। यूपी में भले ही ये बयान निकल कर आते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों के चुनाव में दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज आपको झारखंड में भी दिखाई दिया। झारखंड के कोडरमा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन गरीबों के लिए कोई योजना लागू नहीं की। वहीं सोरेन के मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पहले औरंगजेब ने देश को लूटा था, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था। दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एक मंत्री आलमगीर थे, जिसके घरों में नोटों की गड्डियां मिली। लूट का इससे घटिया स्तर और कोई नहीं हो सकता। इसी पर हम बातचीत करेंगे और इस पर कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के दंगल में जहां इंडिया गठबंधन जीत के लिए हर दांव पेच आजमा रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार दिया है। कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में रैली की, तो वहीं मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हजारीबाग और कोडरमा में दहाड़ सुनाई दी। झारखंड के हजारीबाग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम के करीबी के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर उनकी तुलना औरंगजेब से की। उन्होंने कहा कि जैसे औरंगजेब ने देश को लूटा था, वैसे ही आलमगीर ने राज्य के गरीबों को लूटा। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था, उसने देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। वहीं एक बार फिर सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराते हुए कहा कि जातियों में मत बटिए, बांग्लादेशी घुसपैठ करवा रहे हैं, आने वाले समय में ये घर के अंदर घंटी नहीं बजाने देंगे। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। हम आपको बता दें कि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को होंगे, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग तेज हो गई है। औरंगजेब से लेकर रोटी बेटी और माटी की गूंज सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
देखिए, हर राज्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादातर राज्यों में, पहले से उनका एक चुनावी मिशन रहा है, ज़्यादातर राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है, पूरी ताकत लगाते हैं। उनका ये काम करने का तरीका है। विपक्ष की रणनीति को आप देखें तो उन्होंने एकजुटता दिखाई, साथ में आए हैं, लेकिन इस एकजुटता में कई बार जो साथ में आप देखते थे कि आमने सामने खड़े हैं, उनको भी साथ में लाना एक चुनौती का विषय बनता है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधारा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी अगर प्रदर्शन को, हालांकि अलायंस की सरकार वहां पर बनी, लेकिन उसमें कांग्रेस का अगर इंडिविजुअल प्रदर्शन देखा जाए तो वो उनके लिए थोड़ा मंथन और चिंतन का विषय लेकर आता है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है, साख बचाने का सवाल है, इसको समझते हैं। मेरे साथ ज्योति कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ रहे हैं, अनंत अमित इसी तरह वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे पैनल पर लगातार हमारा सहयोग करते रहते हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ज्योति जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, क्योंकि आप लोगों के पास अभी प्रदर्शन करने के लिए बहुत संभावनाएं हैं, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। खासतौर पर हम देखें कि अलायंस में जाने के साथ साथ में आपकी सीटों की शेयरिंग कम हो रही है, आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करना पड़ रहे हैं। यहाँ पर झारखंड में आप अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर फोकस कर रहे हैं, या आपको लगता है अलायंस के भरोसे या झारखंड मुक्ति मोर्चा की इमेज के भरोसे ही कांग्रेस चलेगी यहाँ पर? प्रवीण तिवारी जी, जैसा कि आपने जो स्टोरी आपने दिखाया है प्रोग्राम शुरू होने से पहले, उनमें योगी जी के कुछ वक्तव्य को सुनाया आपने। जब उन वक्तव्यों को आप सुनाते हैं तो इस देश की जनता के कान खड़े हो जाते हैं। झारखंड के लोगों, जो सीधे साधे, जो हमारे आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और बाकी जातियों के लोग हैं, बाकी धर्मों के लोग हैं, वो डर जाते हैं। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री आए थे और वो वहां पर भी उन्होंने भाषण दिया, उसके पहले उन्होंने उनके शाह साहब घोषणा पत्र का उन्होंने वहां पर उद्घोषण भी किया। जो घोषणा पत्र साफ साफ दिखता रहा ध्रुवीकरण सांप्रदायिकता के वायरस को केवल फैलाने वाला लग रहा था। आज भी जिस तरह योगी जी अपने भाषण से लोगों को डराने का प्रयास किया, लोग उससे चिंतित हैं। और कल जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो लोग उनसे पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, आप ये बताएं कि केंद्र सरकार को जो झारखंड को रॉयल्टी, कोयले रॉयल्टी का जो पैसा 1.6 हजार करोड़ रुपया देना था, आप क्यों नहीं दिए? आप ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि चतरा से गया का जो रेलवे लाइन था, वो आप बोले थे बनाने का, वो क्यों नहीं बना पाए? कोरबा से लोहरदगा का रेलवे लाइन बनना था, वो क्यों नहीं बन पाया? आपने बोला था कोडरवा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, वो क्यों नहीं खोल पाया? वो आपने बोला था इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए, तो आपने क्यों नहीं खोला? हम क्या कहते हैं? हम उनसे कहते हैं, वहां के आदिवासी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जब आप हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमारे सीधे साधे हेमंत सोरेन को आप जबरदस्ती जेल में डालते हैं, उनको भ्रष्टाचार में डालना चाहते हैं और उनके सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। ज्योति जी, ये तो मैं जवाब लूंगा, बीजेपी प्रवक्ता इस पर डेफिनेटली विकास बनाम ये जो बयानबाजी होती है इस पर बात करेंगे, लेकिन ताजा बयान जो सीधे साधे हेमंत सोरेन जी हैं उनका ये है कि तीर कमान निकाल लो, गिद्धों को गिराने का समय आ गया है। ये क्या बताता है? ये भी तो एक तरह का चुनावी बयान है और हम देखते हैं कि इसमें दोनों ही तरफ से बयान आते हैं। इधर भी डेफिनेटली बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका गुट बिल्कुल शांत रहता है। प्रवीण तिवारी जी, मैं फिर से अपनी बात को कहना चाहूंगा। जब आप आकर वहां पर लोगों को डराने का काम करते हैं और जिस तरह से गिद्ध आता है और ऊपर से आकर वार करके सीधे साधे पंछियों को मारकर चला जाता है, तो वहां के लोग, के आदिवासी लोग, सीधे साधे लोग, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हिंदुओं को और मुसलमानों को और भी बाकी धर्मों के लोग हैं, डर जाते हैं। तो आप जब ये बात कहते हैं तो मुझे तो उनको रोकना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर हमें रॉयल्टी का अगर 1.36 हजार करोड़ रुपया मिल गया होता तो मैं 42,500 छात्रों को
5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे पाते। ठीक है, मैं ये इस पर डिटेल में बात करूंगा। ये जो आप योजनाएं रख रहे हो, मेरा मकसद भी ये होता है कि झारखंड में कौन कौन से काम होने हैं और उसको आप किस तरीके से केंद्र से आप उम्मीद रखते हैं या राज्य सरकार से क्या उम्मीदें हैं। अनंत जी, मुझे ये बताइए कि क्या हिंदुत्व के बैकग्राउंड पर या उसी के आधार पर आप लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ विकास योजनाओं की बात हुई, मोदी सरकार विकास योजनाओं के बारे में बात करती रही, तो ये एक तरीके से मुझे कांग्रेस प्रवक्ता की ये बात समझ में आती है कि आप विकास की बातें रखने के बजाय पोलराइजेशन के बयान ज्यादा दे रहे हैं, ये उनका आरोप है। देखिए प्रवीण जी, सर्वप्रथम तो आज बिहार और झारखंड में जो छठ पर्व की महापर्व महाआस्था का पर्व प्रारंभ हो रहा है, मैं छठी मैया को प्रणाम करता हूं और झारखंड की अपने देवतुल जनता को जोहार बोलता हूं। मैं अभी ज्योति जी की भाषण सुन रहा था, तो सबसे पहले तो मैं ये आज का जो चर्चा है, मैं चर्चा का प्रारंभ यहां से शुरू करूंगा। रोजी रोटी पर लगा है ताला पिया, हेमंत बाबू बता तूने ये क्या किया। विगत 5 वर्षों में हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जो सत्ता में आई थी, उसका एक लक्ष्य था कि वहां के गरीब युवाओं को नौकरी देना, वहां के गरीब जनता को साधन उपलब्ध कराना, वहां के गरीब लोगों की सेवा करना। और झूठ बोल के जो ये वर्तमान की सरकार आई, ये विगत 5 वर्षों में प्रवीण जी हमें कहने में कतई भी गुरेज नहीं है कि इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राज्य में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। आज हम झारखंड से निकल के दिल्ली और बंबई में जाते हैं और ये कहते हैं कि हम झारखंड से आए हैं, तो लोग कहते हैं वही हेमंत सोरेन वाली सरकार, वो भ्रष्टाचारी सरकार, वो कांग्रेस की सरकार, वो आरजेडी की सरकार। ये झारखंड का जो पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो एक छवि बनी है विगत 5 वर्षों में, वो किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से ये कह रहे थे गीद वाली बात, आपको प्रवीण जी मैं बताना चाहता हूं कि 1991 के सर्वे के हिसाब से झारखंड में आदिवासियों की संख्या 48% थी, और जो कि 2011 के सर्वे के हिसाब से उनकी संख्या घट के 34% हो गई। और आज अगर सर्वे करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि 14 से 15% आदिवासियों की संख्या हो गई होगी। जिस तरीके से डेमोग्राफी को लेकर पूरे दुनिया में और झारखंड की चर्चा हो रही है, झारखंड में आप लोहरदगा, झारखंड में दुमका चले जाइए, साहेबगंज चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए, जामताड़ा चले जाइए, वहां की इतनी विकट स्थिति है कि वहां के हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के साथ, उनके परिवार के साथ जो ये कांग्रेस और झामुमो की सरकार जो कर रही है और वहां की लोकल प्रशासन कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं हो। किसी भी त्योहार पे गांव का गांव खत्म हो चुका है और बांग्लादेशी जो आ रहे, घुसपैठिए जो आ रहे, जो कांग्रेस और झामुमो के लोग जो लेकर आ रहे हैं, वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वहां गरीब आदिवासी महिलाओं के साथ आप लोग जब बोलते हैं ना, तो मैं खुद यहां पर बैठकर सेंस लेता हूं कि झारखंड में मुद्दे क्या चल रहे हैं, वो ज्यादा दिलचस्पी का विषय होता है। मैं संजय जी के पास जाऊं उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए अनंत जी, कि चाहे वो चंपई सोरेन का आना हो, ठीक है, उनका निजी मसला है, वो हो सकता है नाराज हो और उनकी जिम्मेदारी को ले लिया गया था, उसको लेकर बड़ा हम डिबेट बातचीत कर चुके हैं। मंडल मुर्मू जी, एक तरीके से आपने ये सूरत वाला प्रयास यहां पर किया गया कि हो सकता है कि लड़ ही ना पाए हेमंत सोरेन चुनाव को, खारिज हो जाए मामला। ये भी तो एक रणनीति है जो बीजेपी की देखने को मिल रही है, और उस पर अगर ये टिप्पणी करे तो फिर कैसे गलत है? देखिए प्रवीण जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। जिस मंडल मुर्मू की चर्चा कर रहे हैं, ये भगवान बिरसा मुंडा के सिद्धू कानू के वंशज हैं। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा प्रवीण जी कि ये सामान्य आदिवासी नहीं है, ये बीटेक है, इंजीनियरिंग करके आए हैं। और उन्होंने जब पार्टी में ज्वाइनिंग किया संडे को, और वो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक भी रहे हैं। कोई प्रस्तावक किसी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है। और यही सरकार सिद्धू कानू के वंशज को, जब वो आदमी बरहेट से चल के रांची की तरफ जा रहा था, तो ये लोकल सरकार, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि इनके पुलिस ने गिरिडीह में उनको डिटेन किया। हाँ, उन्होंने अपहरण का आरोप भी लगाया, उन्होंने अपहरण का आरोप भी रोकने का प्रयास किया। ये मंडल मुर्मू एक मैसेज देना चाहते हैं अपने आदिवासी समाज में, और उन्होंने कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता क्यों ग्रहण की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी रह गई है देश में और हमारे झारखंड राज्य में, जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के हरिजन, यहाँ के गरीब गुरबा की अगर सम्मान और उनके सम्मान और इज्जत को बचाने का अगर कोई पार्टी काम करने वाली पार्टी अगर राज्य में है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा हूं। और जिस तरीके से यहाँ आदिवासी
आदिवासी और गरीब चलिए, महिलाओं ये 2-3 पॉइंट थे जो शुरुआत में आ गए। मैं आमतौर पर डॉक्टर संजय जो हैं वो ओपन करते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि पैनल का पॉलिटिकल व्यू एक बार सामने आ जाए। यूं तो डॉक्टर संजय कुमार कई विषयों पर हमारे साथ बातचीत करते हैं, बिहार और झारखंड पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो मैं अब उनसे ज़रा समझता हूं। आपने दोनों ही पार्टियों को सुना है, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का रिप्रेजेंटेशन ज्योति जी कर रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, अलायंस की तरफ से वो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं। फिर भी मुझे बताएं डॉक्टर संजय कि यहाँ पर दो मसले हैं। एक तो बड़ी तादाद में बीजेपी का स्टार कैंपेनर्स को उतार देना, हालांकि ये बीजेपी का तरीका रहा है, वो कोई छोटा बड़ा चुनाव नहीं देखते, वो चुनाव को इसी शिद्दत से लड़ते हैं, ये उनका तरीका। लेकिन आपको लगता है महाराष्ट्र के मुकाबले बीजेपी जो है वो झारखंड में ज्यादा फोकस कर रही है और झारखंड में उनकी लड़ाई ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि हरियाणा जैसा कुछ हो सकता है यहाँ पर? ये पहली चीज तो कि बिहार और झारखंड ठीक है 2000 में बंटवारा हो गया, लेकिन अभी भी जो कल्चर, जो लोगों का मिजाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा करीबन आपको एक ही तरह का मिलेगा, वो कोई बहुत अंतर नहीं है। थोड़ा ज्योग्राफी में वो कभी दक्षिण बिहार हुआ करता था, आज की तारीख में वो झारखंड हो गया, इसलिए हम लोग उसको उस रूप में ही लेकर के चले। एक सवाल जो है, जो बड़ा मौजूद सवाल है और जो चिंता भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर के है, जिस माटी बेटी रोटी की बात ये कर रहे हैं, ये सवाल कोई आज का सवाल नहीं है कि 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ और ये वहां की बेटियां असुरक्षित हो गई, वहां के माटी पर किसी ने और ने कब्जा करना शुरू कर दिया और रोटी एक सवाल बन गया। ये तो कई वर्षों से हो रहा है, तो कई वर्षों से हो रहा है। अगर आप केंद्र में हैं तब भी आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप अगर विपक्ष में हैं तब भी आपकी जिम्मेवारी बनती है, और जब आप सत्ता में तब भी आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज को ये 2024 में थोड़े हो गया। अगर 1946 में जिस संथाल की बात ये कर रहे थे, वो जामताड़ा, पाकुड़, देवघर और जिस इलाके की ये बात कर रहे थे, ठीक है कि वहां का डेमोग्राफी में बदलाव आया है। कभी वहां पर 44-45% ट्राइबल पॉपुलेशन हुआ करता था, अभी वो 26% है। बिल्कुल आंकड़े आपके दुरुस्त हैं, सही हैं, लेकिन क्या ये 2, 4, 5 वर्षों में हो गया या लगातार इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था? और मैं बता दूं आपको, जान करके बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, 100 करीबन 100 ऐसी बेटियां हैं जिनको मुखिया बनाया गया और उनके पति जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुखिया पति कहा जाता है उनको जी। और किस तरह से उनका इस्तेमाल होता है, मतलब वो ट्राइबल सीटों पर वो लड़ती हैं, मुखिया बनती हैं, उनके पति कोई और होते हैं, और फिर उनके ताकत का, उनके साधन का और उनका जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या पक्ष और विपक्ष को पहले पता नहीं था? ये पता चुनाव के वक्त ही हुआ। भाई आप तो कब से कट रहे थे। वो ट्राइबल पॉपुलेशन, मूलवासी, आदिवासी जो कह लीजिए, जिसकी जमीन थी झारखंड, जो जंगल की बात करते थे, जल की बात करते थे, जमीन की बात करते थे, भाई एक नया खेत, सब लोगों को, दोनों पैनलिस्ट वहां से हैं। ये CNT एक्ट कब से था भाई? अब पता कीजिए, गिफ्ट डीड की बात वहां हो रही है। भाई आप 2 लाख 4 लाख रुपया में अपनी जमीन को गिफ्ट डीड में दे दीजिए, और फिर बाद में बाएं दाएं कर करके और उसको कैसे हथिया लिया जाता है सबको पता है। ये जमीन जिन आदिवासियों की थी, जिसकी से उनकी रोटी चलती थी, वो जमीन पूरे देश में भटक रहे हैं वो आदिवासी, अपनी रोजगार के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और उनकी मौलिकता, उनकी संस्कृति समाप्त हो रही है। ये सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये सवाल नहीं है और ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल, सारे सवाल जो सवाल के तरफ इशारा है कि वो पिछड़ापन है, गरीबी है, पलायन है, रोजगार है। आपको मैं एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। आजादी के बाद से अभी तक मात्र 16% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 10th पास कर पाया है। 10th, अभी बीटेक की बात हो रही थी ना मुर्मू जी की, उसकी संख्या बहुत कम है। मात्र 16% ही जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कर पाई है, 10th पास कर पाई है। ये उनका शैक्षणिक विकास है। सरकारें जिनकी रही हो, भाजपा की रही हो,
ज्वाइंट बिहार का रहा हो, बंटवारे के बाद झारखंड का रहा हो, या अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार रही हो, क्या उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज भी कभी अगर आप झारखंड जाएंगे तो हजारों बच्चियां, महिलाएं, लड़के 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर पर गर्मी के दिनों में उनके पीठ पर स्कूल के बस्ते नहीं होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं जहां डॉक्टर झीलों संजय, और क्या पहाड़ों में क्या आपको वो लगता है पानी ये एक पीने बड़ा के लिए मुद्दा जाते हैं। इस बार के चुनाव में ये एक मुद्दा है? और अगर मुद्दा है तो किसको इसका लिए, आपने ठीक कहा कि सभी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन जनता में इंप्रेशन क्या, ये एक तो मुद्दा है, पहला सवाल। दूसरा, इसके लिए जिम्मेदार कौन वर्तमान चुनाव में? नहीं, मुद्दा तो है, मुद्दा, इस मुद्दे की सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? अब भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल पॉपुलेशन को कनेक्ट करना चाहती है इन मुद्दों पर कि भाई देखिए, वो तो आज कह गए ना योगी कि शंख और घंटी बजाने के लिए भी आपको मौका नहीं मिलेगा, उससे भी आप वंचित हो जाएंगे। ये मुद्दा गरमाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब क्या ट्राइबल पॉपुलेशन उससे कनेक्ट होती है या नहीं होती है? उड़ीसा में ट्राइबल पॉपुलेशन इनसे कनेक्ट हो जाती है, छत्तीसगढ़ में कनेक्ट हो जाती है, और जगह कनेक्ट हो जाती है, लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं से शिबू सोरेन का आज भी ट्राइबल पॉपुलेशन पर प्रभाव है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। लेकिन जो उनकी बेबसी है, लाचारी है, पीड़ा है, जो वास्तविकता है कि वो जो मौलिकता और संस्कृति से जो कटते जा रहे हैं, उनकी बेटियां जो असुरक्षित हो रही हैं, अगर बीजेपी इसको कनेक्ट करने में सफल हो गई तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना ठीक है, होगा। मैं आपका पॉइंट समझ गया। ज्योति जी, मुझे ये बताइए कि ये जो मसला है, इसमें आप सिर्फ शिबू सोरेन की, में हेमंत सोरेन से भी पहले शिबू सोरेन की एक विरासत है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, ये ट्राइबल्स की जो डॉक्टर संजय ने बात की है, क्योंकि उसमें एक पकड़ बनाई, उनको एक ऐसे नेता के तौर पर वहां पर जाना जाता है जो किसी एक राज्य में कोई एक बड़ा चेहरा होता है। लेकिन इनके लिए आप लोगों ने क्या किया, और बीजेपी जो प्रयास कर रही है उसको काउंटर आप कैसे कर रहे हैं? यानी आप क्या जवाब देंगे कि हमने आप लोगों के लिए ये किया है? चुनौतियां ही चुनौतियां हैं उनके लिए। देखिए प्रवीण तिवारी जी, मैं आपको बताऊं, मुझे जैसा याद आ रहा है कि मैं 2005 या 6 में पहला बार जब चुनाव हुआ था झारखंड में, मैं था, और उस चुनाव में मैं बजाबता एक प्रभारी के तौर पर था वहां पर। और जब वो पहला चुनाव था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग शिबू सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दिए, मतलब इतना कोशिश किए कि बेचारे केवल 13 दिन के लिए बन पाए। और इसका टीस आज भी है। जो शिबू सोरेन झारखंड को एक अपनी आइडेंटिटी, एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने को मतलब इतना फोर्स कर दिया लोगों को, राजनेताओं को, चाहे वो जो भी राजनेता रहे हैं, उनको कर दिया कि वो झारखंड में उनको चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दिया। आज भी उसका टीस है। और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो हेमंत सोरेन को किसी न किसी बहाने से जेल भेजना, उनको प्रताड़ित करना, तो ये सारी बातें हैं। बट इसके अलावा जो आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि आखिर आप क्या बोलेंगे वोट लेने के लिए, तो हम जो पिछले 5 इनके देखिए, और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं, इनके तो कितने चीफ मिनिस्टर रहे, बाबूलाल मरांडी रहे, आपके ये अर्जुन मुंडा रहे, और भी रहे ट्राइबल, इन्होंने किया कुछ नहीं किया, तभी तो उनको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया गया। अब देखिए, इनके पास ना इनका नेता है, ना नीति है, दूसरे के पार्टी के नेताओं को इनको लेकर इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। तो ये लड़ेंगे कैसे? जो हम वोट मांगेंगे वो पिछले 5 साल में जो हमने काम किया है, 10 लाख बच्चों को हमने साइकिल बांटी है, जिससे बच्चे चलकर काम भी कर रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। 80 स्कूलों में सीबीएसई माध्यम से हमने उसको पढ़ाई को शुरू किया। प्री एवं अभी जो जैसे हमारे एक जो एनालिस्ट बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि वहां पर इतने क्लास के बाद 16 कितना पढ़ ही नहीं पाए हैं, उसके लिए हेमंत सोरेन जी ने प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 35 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रावधान किया। डेमोग्राफिक चेंज और परसेंटेज गिरना, ये 2 महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, ये सारे राज्य सरकारें करती हैं। कंप्लीट कर लें, फिर तो आप लेंगे उससे जवाब ना। आप मेरी बात कंप्लीट है, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत 9 लाख किशोरियों को 40,000 रुपया हम दिए। 6.5 लाख किसानों को 2 लाख तक का हमने कृषि माफ किया। मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत 57 मैं आपको पूरा अवसर दूंगा ज्योति जी, आप मैं जानता हूं प्रवक्ता के नाते आपका धर्म है, आपको पूरी योजनाएं मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, निश्चिंत रहें। आपको सारी योजनाएं रखने का, सारे काम बताने का पूरा अवसर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। मेरा अभी आपसे सवाल है, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। डेमोग्राफिक चेंज, परसेंटेज गिर रहा है, उसके लिए आपने क्या किया?
देखिए, अब जो ये बात करते हैं कि फला घुसपैठिया आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ये जो बात करके लोगों को, वहां के लोगों को भड़काना और बहकाना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। वहां के लोग समझते हैं कि आप बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसियां आपके पास है, आप जबरदस्ती वहां के लोगों को आप जो है सो यहां घुसवाते हैं। ये इन्हीं की षड्यंत्र है, इन्हीं का षड्यंत्र है। हिंदू तो आ नहीं पाते हैं और वो आ जाते हैं, ये इनका षड्यंत्र है। बीएसएफ इनके अंडर में है, सेंट्रल एजेंसियां इनके अंडर में है, क्यों नहीं रोकते हैं ये? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां सीधे साधे आदिवासियों पर आक्षेप लगाना, उनको शर्मिंदगी फील कराना। ये मुझे मिला जवाब कि आप लोग ये नैरेटिव रखेंगे, इनके नैरेटिव के, ये इनके नैरेटिव के खिलाफ ये नैरेटिव। अनंत जी, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि भाई सेंट्रल एजेंसीज, फोर्सेस हमारी हैं, घुसपैठ क्यों हो रही है? सवाल आप पर भी खड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। एक, संजय भाई साहब ने एक बात कही घुसपैठियों को लेकर कि हमारी भाजपा की भी सरकार रही 24 वर्षों में। ऐसा नहीं कि केवल जेएमएम की सरकार रही, निश्चित तौर पे हमारी भी सरकार 11-12 वर्षों में हमने भी वहां पे शासन चलाए। अभी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने भी घुसपैठ को लेके काफी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि पाकुड़ में जो घुसपैठ हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो ये हमारे मित्र, कांग्रेस के मित्र ज्योति जी कह रहे थे कि बीएसएफ आपके पास है, सेंट्रल एजेंसियां आपके पास है। आपको प्रवीण जी जानकर आश्चर्य होगा, निश्चित तौर पे संजय भैया जानते होंगे कि अभी पाकुड़ में एक घटना घटी। पाकुड़ के बॉर्डर पे बंगाल का, मतलब वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है, एक नाला है, नाले के उस तरफ बंगाल है और इस तरफ झारखंड है। वहां पे एक समुदाय के लोग आते हैं और उस गांव में घुस जाते हैं और वहां के गांव के आदिवासी, गरीब आदिवासियों को मारकर भगा देते हैं और वहां पे वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के झारखंड के पाकुड़ में हो रहा है। और वहां की लोकल प्रशासन सोई रहती है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, तो उनके आंसुओं को देखकर दिल दहल जाता है, वहां के बच्चों को देखकर दिल दहल जाता है। और उनको जिस तरीके से मारा पीटा गया था, उसकी मैं उस जगह पे गया हुआ था प्रवीण जी, मैं उसकी बयान नहीं कर सकता हूं वहां की घटना की। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छा बात संजय भैया ने कहा। संजय भैया, आपको भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि निश्चित तौर पे ये आज की घटना नहीं है घुसपैठियों की, लेकिन विगत 5 वर्षों में ये कांग्रेस और झामुमो और आरजेडी की सरकार आने के बाद पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और साहेबगंज में एक नया टोला बना है। उस टोला का नाम क्या है? जमाई टोला। जमाई मतलब आदिवासी, बंगाल में जमाई को मतलब मेहमान बोलते हैं। वो जमाई टोला बना है और हम अपने स्थानीय सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जमाई टोला जो है, ये क्या ज्योग्राफी में है? ये 5 साल पहले जमाई टोला नहीं हुआ करता था, ये विगत 5 वर्षों में जमाई टोला बना है। और वो जमाई टोला जो है, जो अब संजय भैया जिसकी चर्चा कर रहे थे, मुखिया लोग की, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया जमाई टोला है। पहली बात। दूसरी बात कि हम निश्चित तौर पे विकास की बात करते हैं और ज्योति जी कह रहे थे कि जिस तरीके से शिबू सोरेन जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। ज्योति जी, आपको भी पता होगा, पूरा देश जानता है कि माननीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए तमार से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए और उनकी मुख्यमंत्री से उनको इस्तीफा देना पड़ा। यही कांग्रेस है और यही आरजेडी है। संजय भैया, आप जानते होंगे कि लालू यादव ये कहते रहे कि हमारी लाश पे झारखंड बनेगा, और यही कांग्रेस राज्य को बचाने के लिए, राज्य को राज्य नहीं देने के लिए झारखंड को, झामुमो के 4 सांसदों को नरसिम्हा राव की सरकार में पैसे देते हैं और रिश्वत कांड होता है और चारों सांसद जो है, इंक्लूडिंग शिबू सोरेन जी, जेल जाते हैं। और आज वही कोलिब्रेशन बना हुआ है, वही गठबंधन। किसके गठबंधन है? ये तो खैर एक बहुत विस्तारित, आनंद जी, बड़ा सब्जेक्ट है ये तो सब्जेक्ट बड़ा है। अलायंस पर हम बात करते रहे। मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊं उससे पहले ज्योति जी, मुझे ये बताइए, आप मंडल मुर्मू को तो रात भर बैठा लेते हैं, पुलिस उसमें तो मुस्तैद रहती है, इंटेलिजेंस से सूचना मिल जाती है, फिर ये घुसपैठ में लोकल प्रशासन पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बात उस पर चल रही थी, फिर हम थोड़ा और दूसरे विषयों को लेंगे, लेकिन इस पर जरा एक टिप्पणी आप अवश्य करें। देखिए, एक्चुअली मेरा गांव जो है महागामा के बगल में, बिहार का जो बॉर्डर और झारखंड और उस साइड का है, पीरपैंती एक जगह है, वहीं पर हमारा एक गांव है। जब भारतीय जनता पार्टी की जब वहाँ सरकार थी, अर्जुन मुंडा थे, बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ बेचारे आदिवासी लोग हमारे गांव पीरपैंती, परशुरामपुर, बाराहाट और चौखंडी में, वहां पर पीरपैंती बाजार में आके रुकते थे। हम लोग जब उनसे पूछते थे कि क्या बात है, तो ये लोग इतना प्रताड़ित करते थे कि वो वहां के आदिवासी वहां
बिहार में आके जो बॉर्डर है हमारा, तो ये जो बात कह रहे हैं कि बॉर्डर, अरे भाई आप दो स्टेट के लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि बीएसएफ का काम है। बीएसएफ का काम कहां पर है? बीएसएफ का काम बॉर्डर पर है ना। बॉर्डर पर आप बंगाल जहां से बॉर्डर से घुसती है, आपका काम वहां है, आप वहां से घुस जाने देते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं, उसके बाद फिर सवाल भी उठाते हैं। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। बात जब आप ये सब इस तरह की बट मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिबेट्स में, मतलब एक पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हम हमारी सभी संस्थाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, और मैं देखता हूं कि पॉलिटिकल डिबेट्स में आमतौर पर बीएसएफ पर, ईडी पर, अन्य संस्थाओं पर जो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल एरेना में मुद्दा बना हुआ है तो बना हुआ है। ये भी दुर्भाग्य का विषय है। हम जानते हैं देश चलता है, ये संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं देश को चलाने के लिए। प्रवीण जी, ये दुर्भाग्य है ना कि हमारा देश अभी जीव खन्ना के कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी याचिका लगाते हैं कि आप प्रिएम्बल से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट का वर्ड हटाइए। तो जस्टिस खन्ना उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हैं, क्या देश सेकुलर रहे? तो वो बोलते हैं कि हाँ, देश सेकुलर रहे। जब ये देश सेकुलर रहने की बात करते हैं प्रवीण जी, तो आप मुझे बताइए कि आज चूंकि झारखंड में इलेक्शन है, तो गिरिराज सिंह जैसे ऐसे लोग और योगी जैसे नेता जो बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और पर्व में आप एक खास धर्म के लोगों से प्रसाद नहीं खरीदो, तो ये नहीं खरीदो, ये किस तरह की बात है? ये इलेक्शन आया तो आपको इस तरह की भाषा बोलते हैं? तो आप बताइए किसका आप बता दीजिए ना। आप कोर्ट का जब ये संज्ञान लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के बारे में तो बहुत कुछ बोला है। इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड का जो इलेक्शन है, वहां पर जेएमएम के जो कार्य हुए हैं 5 साल 6 साल, 582 लोगों को केवल नौकरी दिया है 5 वर्षों में। वहां के झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया है। 582, ये आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके जरा एक एक करके इन योजनाओं को भी समझ लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने दोनों ने बोल दिया, मैं बीच में बोला भी नहीं। आमतौर पर ये इस तरह से डिबेट हो भी नहीं पाती अभी तक। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, एक एक करके मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा समझ में भी आते हैं। आप दोनों बोल रहे थे, मैंने बीच में आपको टोका भी नहीं। लेकिन डॉक्टर संजय, मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी चर्चा हुई, ऐसा लग रहा है कि ये आदिवासी वाला मुद्दा या तो हम डिस्कस कर रहे थे इसलिए हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, या फिर ये सचमुच में इतना बड़ा मुद्दा, या आप झारखंड में और कौन कौन से मुद्दों को अहम मानते हैं जिन पर इस बार का चुनाव हो रहा है? आदिवासी का मुद्दा इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है कि 28 सीटें ट्राइबल का है, और पिछली बार 19 में 26 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। किसी भी कीमत पर इस बार बीजेपी इन 26 सीटों को खोना नहीं चाहती है। कितनी सफलता मिलेगी मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को टास्क दिया, बजाते वो जो शिवराज सिंह हैं उनको उन्होंने टास्क दिया, और आदिवासियों को कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन एक सच्चाई है, ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया है। राज्य सरकार को बजाते डेडलाइन दिया है कि आप रिपोर्ट हमको पेश करके बताइए, जो डेमोग्राफी चेंज का जो एक विषय बना हुआ है उस पर, कि भाई जो वहां के मूलवासी आदिवासी हैं उनकी जनसंख्या घट जाती है 26%, और कोई 9% थे, उनकी जनसंख्या बढ़कर के 24% कैसे हो जाती है? एक सवाल है। अगर डेमोग्राफी किसी की घट रही है और किसी की लगातार बढ़ रही है, कुछ तो कारण होंगे। तो इसको लेकर के हाईकोर्ट ने भी इंटरवीन किया है। देखिए, दोनों, भारतीय जनता पार्टी भी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, दोनों ये आदिवासियों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हितों की हम सुरक्षा करेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात मैं बताना चाहता हूं, आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन था वनवासी सेवा केंद्र। जैसे ही भाजपा की सरकार झारखंड में बनती है, ये जो इनका जो संगठन था उसकी धार कुंद पड़ जाती है। वो जो आदिवासियों के बीच में जो वो लोग काम करते थे, जमीनी हकीकत को समझते थे, अब जब सत्ता और सरकार इनकी हो गई, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। 19 में इनको एक बड़ा झटका लगा। एक तो की अलायंस को लेकर के कि आजसू से इन्होंने अलायंस नहीं किया, जेडीयू से इनका अलायंस नहीं रहा, लोजपा से अलायंस नहीं रहा। इस बार ये दो मोर्चे पर मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। एक, आदिवासियों के दिल दिमाग में जगह बनाने की,
कि भाई आपके हितों की रक्षा हम ही कर सकते हैं, आपकी मौलिकता, आपकी संस्कृति, आपकी माटी, आपकी बेटी, आपकी रोटी की सुरक्षा हम ही दे सकते हैं। और दूसरी तरफ जो योजनाएं हैं उनको लेकर के ये बताना चाहते हैं कि योजनाएं आकार नहीं ले रही हैं, ये भ्रष्टाचार की भेंट। अब देखिए ना, तीनों के भाषण को सुनिए, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और योगी जी, तीनों हिंदुत्व के एजेंडे पर और आदिवासी के एजेंडे पर, डेमोग्राफी पर, इसी पर वो फोकस्ड है। क्योंकि पिछली बार जो इनको उस वजह से इनको सीटें नहीं मिल पाई थी, कहे ना कि 28, इस बार लोकसभा में भी वही हुआ। सीता सोरेन जो दुर्गा सोरेन की पत्नी थी वो चुनाव हार जाती हैं। इस बात को लेकर के एक मन में इनका टीस है कि आदिवासी हमें कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, चंपई सोरेन को ले आए हैं, वो कहा जाता है कोल्हान टाइगर, हालांकि गिराने वाले संथाल के ही हैं, लेकिन वो इनके पास अर्जुन मुंडा, इनके पास बाबूलाल मरांडी, इनके पास चंपई सोरेन, इनके पास सीता सोरेन जैसे प्रखर आदिवासी चेहरा होने के बाद भी आदिवासी इनसे क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इस बात को लेकर के बीजेपी तरह तरह से अपने स्तर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, वो अपनी योजनाएं, उपलब्धियां, अच्छा, क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं? मैं क्या शिबू सोरेन का चेहरा, उनकी विरासत, ये एक बड़ी वजह है या कोई और वजह आप पाते हैं? नहीं, शिबू सोरेन आज भी, मैं तो कहा कि शिबू सोरेन आज भी आदिवासियों के बीच में एक्सेप्टेबल है। और आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने भी जो अपना लुक बदला है, वो लुक में वही शिबू सोरेन जैसा दाढ़ी, बाल, सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वीकारिता तो आज भी शिबू सोरेन को गॉट इट। एक पॉइंट तो है आनंद जी, इस पर जवाब दीजिए। चेहरा झारखंड की राजनीति में एक चलता रहा और उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक वो जेल गए, इसके बाद में उनकी छवि पर क्या असर पड़ा है वो तो खैर नतीजे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अलायंस का बार बार यही कहना है कि उनको झूठे मामलों में फंसाकर भेज दिया गया, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों में नाराजगी होगी। बट फेस वैल्यू, बेशक आपके पास कई बड़े आदिवासी चेहरे हैं, फिर भी शिबू सोरेन या सोरेन परंपरा, ये बिल्कुल वैसी ठाकरे परंपरा जैसी वहां चल रही है, वैसी सोरेन परंपरा जो है वो आपके लिए बड़ी चुनौती है। देखिए प्रवीण जी, निश्चित तौर पे हमने इस चुनौती को स्वीकार भी किया है और उसी चुनौती के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में 81 विधानसभा में 43 विधानसभा की पहले चरण की जो मतदान होने हैं वो 13 तारीख को हो रहे हैं, जिसमें कि कोल्हान, पलामू के 9, उत्तरी छोटा नागपुर के 7 और दक्षिणी छोटा नागपुर के 13 सीट है, जिसमें से 20 जो आदिवासी सुरक्षित सीट है, जिसमें से हम केवल 2 जीत पाए थे। हमारा पूरा प्रयास है और मैं प्रवीण जी आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो अभी कोल्हान के जो रिजल्ट आएंगे, कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी के पास 14 में 0 सीट थी। एक हमारे निर्दलीय थे, सरजू राय जी जीत कर आए थे, जो कि आज जेडीयू के टिकट पे जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ रहे हैं। मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं और आप लिख लीजिए प्रवीण जी कि 23 तारीख के परिणाम में कोल्हान जैसे जगह से कम हम 8 से 10 सीट जीत कर आ रहे हैं। और जगह की चंपई सोरेन आपके साथ आ गए इसलिए या कोई और कारण? नहीं, वो ये कारण नहीं है। विगत 5 वर्षों में आधी सरकार, देखिए मैं तो ज्योति से पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार का सबसे भारी भरकम मंत्री पाकुड़ से आलमगीर आलम कहां है? आज जेल में है। शिबू सोरेन कहां थे? जेल में थे। और शिबू सोरेन जैसी हेमंत सोरेन कहां थे? जेल में थे। हेमंत सोरेन ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने एक अवसर निश्चित तौर पर चंपाई सोरेन जी को जेल जाने के बाद बनाया, लेकिन आदिवासियों में जो नाराजगी है चंपाई सोरेन को हटाने के बाद और पुनः मुख्यमंत्री बन जाने के बाद हम क्षेत्र में घूमते हैं, हम भी जमशेदपुर मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं। आप ये आलमगीर का मसला ले आए, इतनी चर्चा हम कर चुके 40 मिनट की, लेकिन वो मुद्दा ही नहीं आ पा रहा था क्योंकि और थोड़ा गंभीर मुद्दों पर थे। एक छोटे से सवाल का मैं आ रहा हूं, उस पर मैं सवाल लेना चाहता था, लेकिन मुझे ये बताएं, एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी हेमंत सोरेन पर या शिबू सोरेन पर डायरेक्ट कोई अटैक नहीं किया। ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वहां उनकी रैली का। से इतने पैसे मिलते हैं कि ईडी को मशीन मंगानी पड़ती है और पैसे को गिनवाना पड़ता है। आज जो जेल के सलाखों के पीछे है, ज्योति जी बताइए क्या वो क्रांतिकारी काम करने में? मैं तो पूछ रहा हूं, मेरा एक सवाल ये था आनंद जी, मेरा सवाल था, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन पर कोई अटैक नहीं किया, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर तमाम किस्म की एनालिसिस है कि वहां पर भी सॉफ्ट हाथ रखना या हो सकता है इन चेहरों के खिलाफ बोलना महंगा पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रवीण जी, क्या है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे देश की जनता जानती है कि इस देश में भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई रही है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस ने लोगों को भ्रष्टाचार सिखाया, तो उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सिखाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को भी सिखाया, पैसे भी दिया और जेल भी भेजा। शिबू सोरेन जी जेल भी गए, किस काम में गए? वो राज्य को बनाने के लिए उनको पैसा दिया गया और उस काम में जेल चले गए, तो वहां की जनता जानती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि जो गरीब आदिवासी और जो मतलब विशुद्ध रूप से जो बहुत दयालु टाइप के आदिवासी हैं हमारे झारखंड के, उन आदिवासियों को भड़काने और बहलाने और फुसलाने का काम अब थोड़ा इसको समराइज करते हैं। पहले तो आलमगीर पर आते हैं। ज्योति जी, आपने हेमंत सोरेन के बारे में तो कहा सीधे साधे हैं, आलमगीर जी के बारे में क्या कहेंगे, जिनके बारे में आज खूब हमला औरंगजेब उनको कहकर गए, और ऐसा नहीं है, उनके लिए तो अवसर दिया गया, नोटों की गड्डियां गिनी जा रही हैं, फिर भी आप केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान लगाएंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि जब किसी के लिए किसी के खिलाफ सबूत होते हैं तब कार्यवाहियां ये की जाती हैं, लेकिन फिर भी आलमगीर जो है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? निहायत ही शरीफ और सोशल वर्कर हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन दिनों जब मैं झारखंड में ही था, रांची में ही था, जब ये सारी प्रक्रिया हो रही थी, और चूंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाना था, एक खास समुदाय के लोगों को नीचा दिखाना था और डराना था आपको, आदिवासियों को, इसलिए वो क्रिया थी। वो जो पैसे थे, भारतीय जनता पार्टी, वो जो पैसे पकड़े गए थे वो एक नौकर के घर में पकड़े गए थे, और जो पीए था वो रांची में जो सीपीएन सिंह जो इनके नेता है ना, अभी लड़ भी रहे इलेक्शन, उन्हीं का ओएसडी हुआ करता था। पूछ लीजिएगा इस संजय जी का, इनसे पूछ लीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता से, उन्हीं को ओएसडी हुआ करते थे। तो आप जिसकी बात करते, आपको जब मन करता है, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी अजीत पवार के बारे में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बोलते थे, आप तो उनका केस खत्म करके हटा दिए। जो कांग्रेस जब सवाल करती है तो हम ईडी पर सवाल क्यों करते हैं, हम सीबीआई पर सवाल? अरे तो बराबर से हो जाएगा ना। आप भी तो अजीत पवार के साथ जब तक थे तब तक अजीत पवार के खिलाफ कभी नहीं बोले, आपको कोई चिंता नहीं थी। एक बात प्रवीण जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो अभी राजनाथ सिंह का जो आपने बाइट दिखा रहे थे, और वो पूछ रहे थे भोले भाले हमारे झारखंड के आदिवासी भाइयों, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और फॉरवर्ड कास्ट के लोगों से पूछ रहे थे, कह रहे भाई तुम लोग स्पीड ब्रेकर जानते हो? बताइए, उस सीधे साधे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने कभी स्पीड ब्रेकर लगाई नहीं, लगाया था इन लोगों ने लगाया था। तो उस पर वो बेचारे क्या जाने कि इस 5 साल में कोई स्पीड ब्रेकर के नाम का कोई चीज भी है क्या? तो उनको जो डर है झारखंड के लोगों को कि अगर भाजपा आरएसएस की सरकार आएगी तो हमको फ्रीडम न खाने देगी अपने मन से। वो आनंद जी कह रहे हैं स्पीड ब्रेकर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वहां पर सड़कों की हालत ऐसी है। राजनाथ सिंह के उन बातों को हटा दे। आलमगीर, मैं तो बताया, आलम के यहाँ जो पैसा मिला वो नौकर के यहाँ मिला, वो नौकर के यहाँ पैसा, और जो ओएसडी पकड़ाया जो संजय, ये तो बोल दिया आपने, ये बात तो रखी। चलिए अब आते आप तीनों के क्लोजिंग कमेंट पर आते हैं। डॉक्टर संजय, मुझे समझ में आता है भ्रष्टाचार के आरोप, हेमंत सोरेन की जो नई इमेज बनी, आलमगीर का मुद्दा, हिंदुत्व की राजनीति, आदिवासियों का जो आपने संख्या बल के आधार पर डेमोग्राफिक चेंज बताया, वो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जो इस झारखंड में अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। बाकी कुछ कार्य भी होते हैं, विकास के कार्यों पर कम ही चर्चा हो पाती। मैं तो आमतौर पर यही देखता हूं, कई जगह इंपैक्ट पड़ता भी है कि काम बोलता है, इस तरह से भी नेता रखते हैं। लेकिन आपको लगता है यही 4-5 चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द झारखंड का चुनाव हो रहा है, या कोई और आपको लगता है अंडर करंट है जो काम कर सकता है? दोनों लोगों ने मैनिफेस्टो में, अब कल ही मैं भाजपा का देख रहा था, आऊंगा ज्योति जी, मैं आऊंगा, आपकी बात रखेंगे जी डॉक्टर साहब। 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं इन्होंने कही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपके हितों का ध्यान रखेंगे और ये योजनाएं लागू होंगी। वो 500 रुपया के गैस सिलेंडर से लेकर के और बाकी कई योजनाएं हैं, लंबा वक्त लगेगा। उसी तरह से हेमंत सोरेन जी भी चुनाव के पहले लगातार उन योजनाओं की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर हम हिंदुत्व का कार्ड का प्रयोग वहां नहीं करेंगे और आदिवासियों को डेमोग्राफी को लेकर के कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 32 जनजातियां हैं आदिवासी में, 4-5 ही मुखर हैं जिनको की सत्ता में भागीदारी मिलती है। पहाड़िया जनजाति जो वहां की मूल जनजाति है झारखंड की, आज तक उनको सत्ता में कोई भागीदारी नहीं मिली है, लेकिन उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार, उनके साथ नाइंसाफी, उनके साथ कैसे व्यवहार होता है झारखंड के सब लोगों को पता है।
तो भारतीय जनता पार्टी इस बिंदु पर काम करना चाहती है कि वो आदिवासी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो हमसे कनेक्ट हो और उनको वो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ क्लब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन, अब शायद आज खड़गे जी और कल राहुल गांधी जी का वहां प्रोग्राम है, सोरेन जी के चेहरे पर वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो बताना चाह रहे हैं कि आदिवासियों का असली हित किसमें है, हम आपके हितों की कैसे रक्षा करते हैं, इसको आप जरा सा देख लीजिए। तो सोरेन अपनी उपलब्धियों से लेकर के और एक आदिवासी नेता के तौर पर, अब तो बीजेपी ये भी कह रही है कि भाई कोई आदिवासी चेहरा ही आपका नेतृत्व करेगा। मतलब एक तरफ अगर सोरेन है तो बीजेपी अभी तक खुल नहीं पा रही थी, अब तो वो भी कह रही है कि नहीं, कोई ना कोई आपका नेतृत्व भी कोई आदिवासी चेहरा ही करेगा। तो आदिवासी हितों की बात सारी पार्टियां कर रही है, बाकी लोगों के मन में है कि वो ठीक है। अभी आपने जो पॉइंट रखे और इससे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि और डिस्कशन का एक बड़ा बेस बनता है। हालांकि मैं इस पर कभी बात करना चाहता हूं, फिर करेंगे, आज तो समय की सीमा है। लेकिन ज्योति जी ये बात सही है कि चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र की स्थिति देख रहे हैं, झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, कांग्रेस जो कभी अपने अम्ब्रेला के नीचे इन छोटे छोटे दलों को रखती थी, आज छोटे छोटे दल बड़े भाई बनकर राज्यों में एक तरह से कांग्रेस को सहारा दे रहे हैं। आप जेएमएम के चेहरे पर लड़ रहे हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेहरे पर लड़ रहे हैं, यहां पर उद्धव ठाकरे आपका चेहरा दिखाई देते हैं। डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, मैं पहले परिवारवाद पर आ जाऊं, चूंकि आपने परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद पे मैं चर्चा करना चाहता था, आपने पॉइंट इंपॉर्टेंट उठाया, बहुत सारे लोग उतारे हैं बीजेपी ने, ये मैं पहले ही बता देता हूं दर्शकों को। केवल एक लाइन बोल देना चाहते हैं। परिवारवाद की जो उन्होंने बात की, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गिनतियां करवा लें कि कितने को इन्होंने टिकट दिया। सीता सोरेन से लेकर रघुवर दास के बेटा से लेकर 30-40 सीटें मैंने तो बोल तो दिया, उतना समय नहीं, उस पर बात कर ले। मैं वंशवाद पर एक अलग से कार्यक्रम कर लूंगा। 30-40 सीटें मैंने बोल दिया दर्शकों को। ठीक है, ओके। अब आप जो बात कह रहे हैं, चूंकि अलायंस का अब एक चला है, एक माहौल चला है जहां पर कि स्टेट्स में केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी, बिहार में चले जाइए, आप पंजाब में चले जाइए, बहुत से स्टेटों में, आप महाराष्ट्र में जहां इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां चले जाइए, ये भी दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप वहां पर चले, उड़ीसा में चले जाइए, हर जगह ये डिपेंडेंट है। अरे कहां उड़ीसा में तो इन्होंने कमाल कर दिया, कहां डिपेंडेंट। कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी अपने जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, चूंकि वहां के आदिवासियों का नेता शिबू सोरेन है, कांग्रेस पार्टी सम्मान देना चाहती है, उनके संघर्ष को सम्मान देना चाहती है। सर, मैं मुझे एक चीज तो ये एक अच्छा टॉपिक मिला है, ये चेहरे वाली राजनीति पर मैं बात करूंगा, क्योंकि हरियाणा में जो आपका सबसे बड़ा चेहरा था वो नुकसानदायक साबित हुआ, तो ये चेहरा जो है इसको बात करना बड़ा जरूरी। लेकिन अनंत जी, चलते चलते आपका क्लोजिंग कमेंट, वंशवाद पर टिप्पणी करना चाहें या अपनी बात को रैप अप करते हुए कुछ कहना चाहें? प्रवीण जी, हम जो 2024 के चुनाव में गए हैं, विधानसभा के चुनाव में 5 प्रण लेकर गई है भारतीय जनता पार्टी, और वहां की जनता 3.5 करोड़ आबादी है झारखंड में, और 3.5 करोड़ आबादी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पंच प्रण के साथ जो हम चुनाव में आए हैं और अपनी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, 3.5 करोड़ जनता को, कि जो पंच प्रण लेकर आए हैं उस पंच प्रण में हमारी सरकार आएगी और आ रही है, और हम पंच प्रण के तहत राज्य की जनता के हितों के काम करने के लिए संकल्प लेकर आए हैं, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण हमने ले लिया है। डॉक्टर संजय, वैसे तो ये थोड़ा जल्दबाजी होती है इस समय पर इस विषय पर कोई टिप्पणी करना, लेकिन फिर भी आप दोनों अलायंस की फाइट को जब आकलन करते हैं तो आपको कौन 19 कौन 20 दिखाई देता है? ये आकलन का अभी सही समय होगा या आपको लगता है दोनों बराबर से लड़ रहे हैं, या फिर भी कुछ पॉइंट्स किसी को ज्यादा देना चाहेंगे आप? देखो, गरमाया जा रहा है और अभी फाइट बहुत क्लोज दिख रहा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 8 के बाद अभी कहा ना अमित जी ने कि भाई, अनंत जी ने, कि छठ का पर्व चल रहा है और बिहार, झारखंड, उड़ीसा का मिजाज एक ही है, तो 8 के बाद थोड़ा मामला और ये होगा। तो हम लोग 9 या 10 को अगर बात करेंगे तो मैं बता दूंगा 19-20 का मामला, कि कौन 19 पढ़ रहे हैं, कौन 20 पढ़ रहे हैं। ये सेंस कैसे मिलेगा? मतलब कौन से पैमाने होंगे जिन पर नजर रहेगी? नहीं, वो आ जाता है, वो रिफ्लेक्शन आने लगता है, बातें होने लगती है, लोग जो हैं वो उसको बोलने लगते हैं, उनके पक्ष में गोलबंदियां शुरू हो जाती है, वो रिफ्लेक्शन। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है उसके बाद में और माहौल बनता है। एक बयान, छोटा सा बयान जो है वो भी कितना भारी पड़ जाता है। ये हरियाणा के चुनाव में भी हमने, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो अभी एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार चर्चा में बने रहे। अनंत, अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय, एक बार फिर
आपका धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां झारखंड के विषय में दी। 5 की पड़ताल में आज इतना ही।